brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बात होगी उत्तर प्रदेश की, जो 80 सीटों के दम पर दम भरता है कि दिल्ली वो चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 का लोकसभा चुनाव खासा दिलचस्प था, क्योंकि एक अरसे के बाद, ठीक कहें तो 1995 के बाद सपा और बसपा एक साथ आए थे। नतीजे क्या रहे सब जानते हैं। बसपा को मिली 10, सपा को मिली 5 की 5 जो पहले थी, अब वो घट के 3 रह गई हैं 24 आते आते। और कांग्रेस के हिस्से में आई 1 सीट रायबरेली की। हम 2024 के दूसरे महीने में दाखिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव की आहट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की आवाज़ बाकायदा सुनाई दे रही है और दिखाई दे रही है। आहट में थोड़ा दूरंदेशी रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने किले को चाक चौबंद करने में लगी है। उनके पास कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो 17 और 22 का चुनाव बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं। 22 में उन्होंने सक्सेसफुली अपने आप को डिफेंड किया। 14 और 19 में भी उन्होंने अपनी टैली को ऑलमोस्ट इंटैक्ट रखा। ऐसे में बीजेपी में अब जो चर्चा चल रही वो ये कि राम मंदिर के मोमेंटम, लाभार्थी स्कीम्स आदि इत्यादि के दौरान क्या कई स्थापित और कई बार के सांसदों के टिकट कटेंगे। 4-5 तो ऐसे हैं जो 75 की सीमा को पार कर गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके बड़े प्रकट तौर पर बागी तेवर हैं, जैसे सुल्तानपुर और पीलीभीत, जहां से मनेका गांधी और वरुण गांधी हैं सांसद, या फिर रीता बहुगुणा जोशी जिनके बेटे मयंक विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़े थे। कुछ एक ऐसे हैं जिनके रिप्लेसमेंट की बात लगभग तय है। जैसी में एक नाम है संघमित्रा मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जो बदायूं से चुनाव जीती थी। इसके अलावा कुछ हैं जो बहुत पुराने हैं, और कांग्रेस के मुकाबले जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने किले की मजबूती देखती है तो फिर वो ये भी लोड नहीं लेती है कि इनको तो हमने मंत्री बना रखा है। जैसे शाहजहांपुर से कृष्णा जी मंत्री थी, लेकिन 19 में उनको टिकट ही नहीं मिला। इसलिए हर कोई हलकान है। कई मंत्री हैं जो अपने वजन को तौल रहे हैं, क्योंकि उदाहरण ऐसे भी सामने हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे वो केंद्र में सिर्फ सांसद रह गए, जैसे रीता बहुगुणा या फिर कानपुर के सत्यदेव पचौरी। उधर समाजवादी पार्टी है जिसने धड़ाधड़ अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है, चाहे लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा हो, या फिर लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा हो, या फिर फिरोज़ाबाद से अक्षय यादव हो, या बदायूं से धर्मेंद्र यादव हो, मैनपुरी से डिम्पल यादव हो। कई नाम है, शफीकुर रहमान वर्ग संभल से। बसपा बार बार ऐलान कर रही है एकला चलो रे। बसपा के टिकट को लेकर इस बार सरगर्मियां कुछ कम हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में बसपा 12.5% की अल्ले पल्ले पे टिक गई थी। 17, 18, 20% की पार्टी हुआ करती थी। तो जो क्रेज 2019 में था वो अब 2024 में बसपा के टिकट को लेकर नहीं है। कांग्रेस में अभी ये चर्चा चल रही है कि गठबंधन करना है या नहीं करना है। जो कांग्रेस के प्रदेश के नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें तो मिलनी चाहिए, उतनी तो मिलनी चाहिए। कोई 2009 का हवाला दे रहा है, कोई 4 का हवाला दे रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है आप विनिंग कैंडिडेट्स के नाम बताओ, हम आपको सीट और कुछ बढ़ाकर दे सकते हैं। 7 सीटें आरएलडी को दे दी गई हैं, पर 7 के सातों जो हैंडपंप के सिंबल में लड़ेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो आरएलडी के नेता हों, कुछ सपा के नेता भी हो सकते हैं जो उस सिंबल पर जाएं। कांग्रेस को जो 11 सीटें दी गई उनमें सूत्रों ने अपने हिसाब से बताया है कि बनारस की सीट है, झांसी की सीट है, जालौन की सीट है, गाज़ियाबाद की सीट है। इस तरह की सीटें हैं जिनकी चर्चा चल रही है, और जो प्रभारी लोग हैं उनकी अपनी सीटें नहीं हैं। कानपुर की सीट भी दी गई है, जैसे फर्रुखाबाद की सीट नहीं है या बांसगांव की सीट नहीं है, तो इसको लेकर भी बहुत चर्चाएं। तो हमें लगा कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह हैं और इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए लालमणि वर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। लालमणि भाई, आपके पास आऊँगा, पहले राजकुमार जी से जान लेते हैं किसके किसके टिकट पर तलवार लटकी है, कौन है आपकी नज़र में। जैसे आगरा से एसपी सिंह बघेल हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ से बेबी रानी मौर्य आ सकती हैं, बघेल को हो सकता है इटावा भेज दिया जाए। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो कन्नौज सदर से विधायक हैं असीम अरुण, हो सकता है उनको इटावा भेज दिया जाए, क्योंकि उनको राष्ट्रीय राजनीति में लॉन्च करने का प्लान हो सकता है। बलिया को लेकर दयाशंकर सिंह का कुछ लोगों ने नाम चलाया, हालांकि दयाशंकर के लोग कहते हैं कि वो परिवहन मंत्री के तौर पर ही खुश हैं, है ना। नोएडा को लेकर भी लोगों ने कहा कि महेश शर्मा का टिकट आप तय मत मानिए, यहाँ भी कई दावेदार हैं। आपके पास किन किन सीटों की जानकारी है भाजपा खेमे को लेकर, फिर हम विपक्षी खेमे में जाएंगे। राजकुमार जी।
सौरभ जी देखिए, बीजेपी में निश्चिंत तो कोई भी नहीं है। जो सीटें अभी आपने बात की, जो लगता है बिल्कुल साफ कि इनका टिकट कटेगा, उसमें इलाहाबाद सीट तो बिल्कुल मान के चल रहे हैं हम लोग रीता जी का, क्योंकि उनके बेटे 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक लखनऊ समाजवादी पार्टी में चले गए थे। एक बहुत दिलचस्प सीट है बदायूं की, जिसको हम मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य हैं, उनका टिकट कटना चाहिए, लेकिन एक वहां खेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी संघमित्रा मौर्य को लड़ा देती है दोबारा, मान लीजिए, तो वहां पर सबसे दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी में एक इस बात पर भी बात चल रही है कि क्यों ना संघमित्रा मौर्य को लड़ा दिया जाए, ताकि समाजवादी पार्टी से जो स्वामी प्रसाद मौर्य की नजदीकियां आप तो जा ही चुके हैं उसमें, तो वहां पर देखने लायक होगा खेल कि फिर क्या होगा वहां, क्योंकि बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव भी सांसद रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी वहां ठीक ठाक चुनाव लड़ती रही। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि मेनका गांधी को लेकर, उनका भी टिकट, इसके अलावा वरुण गांधी, उनके टिकट पर भी सवाल है। तो बहुत सारी सीटें, और एक बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2014 से हम देख रहे हैं बीजेपी में चुनाव मोदी जी लड़ते हैं, और 2017 के बाद मोदी जी के साथ योगी जी लड़ते हैं। चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, कोई इतना कॉन्फिडेंस में नहीं रहता है कि जो ये कह सके मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वोट भी इन लोगों का जो कामकाज है, अगर उस पर हम निगाह डालें तो इन लोगों को का टिकट कभी भी बदल दिया जाए, उसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पर, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा जो पिछले 4 चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, मोदी जी का चेहरा होता है, और विधानसभा चुनाव में योगी जी का चेहरा मोदी जी के साथ होता है। तो बीजेपी के बहुत सारे लोग चिंतित हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बात ये भी चल रही है, तकरीबन 40% सांसदों के टिकट कट सकते हैं इस बार, सौरभ जी। और यही जो 40% का नंबर दे दिया जाता है, उससे सभी सांसद जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ी वजह है। और मैं कह रहा हूं कि जैसे कि हम देखते थे पहली सरकारें थी, उनमें से लोग, बहुत सारे नाम ऐसे होते थे जो ये कहते थे भाई इनका टिकट तो तय है, ये तो चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन इस बार बीजेपी में मैं कह सकता हूं, राजनाथ सिंह जी को छोड़ दीजिए लखनऊ से, उसके अलावा मुझे कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता जो ये कह दे कि नहीं नहीं उनका टिकट तो बिल्कुल तय है। लखनऊ में ये मान के चलते हैं कि सबसे सीनियर लीडर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन बाकी जगहों पर लेके हमेशा इस तरह की बीजेपी के लोगों को आशंका बनी रहती है। पर राजनाथ सिंह के टिकट को भी कितना तय माना जाए, वो भी 70 के आंकड़े में है उम्र के, हो सकता है उनको भी राज्यसभा और मार्गदर्शक मंडल के रास्ते भेजा जाए। कह सकते हैं। और खुल के कह देता हूं, एक समय था जब राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, और क्षत्रिय समाज के भी एक बड़े नेता माने जाते थे, पर वो गैप तो योगी आदित्यनाथ ने भर दिया है। लेकिन सौरभ जी, यहाँ लखनऊ में जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी फैसले हो रहे हैं, चाहे वो मेयर का इलेक्शन हो, चाहे वो नगर अध्यक्ष बनाने को लेकर हो, सारी चीजों में कम से कम उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक ऐसा जगह पे है जहां पर राजनाथ सिंह जी की बात ही मानी जा रही है। अच्छा, तो उससे हम लोग ये अंदाजा लगा के चलते हैं कि जब सारे टिकट्स, चाहे विधायकों के भी टिकट अगर आप 2012 में देखें तो पूरे प्रदेश के टिकट मोदी जी, योगी जी और दिल्ली से फाइनल हुए, लेकिन लखनऊ की विधानसभाएं जितनी थी उनमें राजनाथ सिंह जी के यहाँ से टिकट फाइनल हुए, और अभी जो मेयर कुछ दिन पहले बनी वो भी उन्होंने ही उनका टिकट फाइनल किया था। तो ये सब देखते हुए लगता है कि कम से कम लखनऊ में अभी छेड़छाड़ शायद ना करें। वैसे भी अमित शाह से जुड़े सूत्र ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जुड़े फैसलों में राजनाथ जी से एक बार सलाह कर ली जाती है, माना जाए ना माना जाए, लेकिन उनका मत पूछा जाता है। लालमणि जी, क्या जानकारी आपके पास भाजपा के टिकटार्थियों को लेकर? कई विधायक हैं जो तैयारी में हैं, मतलब कहीं से भी शुरू कर दूं मैं। कहा गया गोरखपुर का टिकट योगी आदित्यनाथ की मर्जी से तय होगा, बगल की सीट देवरिया पे आ जाइए, तो देवरिया के टिकट को लेकर शलभमणि त्रिपाठी विधायक हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। फिर जागृति मिशन वाले हैं, उनके पिताजी विधायक सांसद रहे हैं, उनकी भी दावेदारी है। कहीं भी किसी भी सीट पे, सत्यदेव पचौरी कानपुर से हैं, कहा जा रहा है यहाँ से नया नाम आएगा। दिल्ली से कोई नाम भेजा जा सकता है, क्योंकि परंपरागत रूप से अब मजबूत सीट मानी जाती रही है ये, अगर श्री प्रकाश जायसवाल के अपवादों को छोड़ दें तो। और गुटबाजी को लेके विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का भी उसमें दिलचस्पी है। फर्रुखाबाद को लेके भी यही बात कही जा रही है कि कोई और चेहरा लाया जा सकता है, बगल की उन्नाव सीट हो, मतलब यू नेम द सीट,
और वहां 4 दावेदारों की लिस्ट तैयार है, बैनर होर्डिंगों की भरमार है। रक्षाबंधन से 15 अगस्त से ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। राजेश्वर सिंह, आप लखनऊ का जिक्र हो रहा था, वहां से विधायक हैं, सरोजिनी नगर की सीट से मेरे ख्याल से राजेश्वर सिंह, हाँ सरोजिनी नगर, उनकी दावेदारी है। सुल्तानपुर की सीट को लेके और भी कई दावेदार हैं। महेंद्र सिंह को लेकर भी चर्चा है कि उनको भी लोकसभा लड़ाई। तो मैं कह रहा हूं ना, किसी भी इलाके में जाएं, कहीं भी जाएं, कि क्या सतीश गौतम का टिकट कायम रहेगा या जो स्लीपवेल गद्दों वाले हैं उनका नाम आ सकता है। यू पिक द सीट एंड देयर आर कैंडिडेट्स। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, एक तो बीजेपी एक बड़ी मजबूत सरकार चला रही है, प्रदेश में भी केंद्र में भी, और सबको अभी इनको लग रहा है, काफी आश्वस्त है ये लोग कि हमारी अगली सरकार 2024 में आ रही है। तो जाहिर सी बात है, पिछले 10 सालों में बीजेपी काफी नेताओं ने काफी अच्छी इनकम भी बनाई है, काफी अच्छा ग्रो किया है अपने आप को फाइनेंशियली और सोशली। तो हर आदमी की इच्छा है कि केंद्र की राजनीति की जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो बीजेपी में उनके पास भी बहुत बड़ा टीम है, कार्यकर्ता है, हर वार्ड में कार्यकर्ता है, बड़े बड़े छोटे बड़े हर उसके नेता है। तो सबकी इच्छा है टिकट वो चुनाव लड़ने की, तो सबने दावेदारी कर रखी है। अब इसमें आता है कि जो हमारी सिटिंग जो एमपीज है, इसमें जैसा अभी राजकुमार जी ने कहा कि 40% ऑलमोस्ट लगभग वही फिगर है, 30 से 40% लोगों को टिकट तो कटने वाला है। उसमें एक एज फैक्टर तो है ही, जो जिसने इलाहाबाद का भी नाम लिया, आपका जगदेव का पाल जी का भी उसी कैटेगरी में जा सकता है, चौधरी जी का जा सकता है, इसके अलावा कुछ और भी नाम है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। मतलब उनके अगर मोदी जी को हटा दिया जाए, चेहरा को हटा दिया जाए, और योगी जी चेहरा को हटा दिया जाए, तो शायद ये चुनाव अपने में जीत ही नहीं सकते। इनफैक्ट इनके वोट आधे से भी कम हो जाएंगे। तो और उनकी छवि काफी जो खराब हो चुकी है, फील्ड में जाना नहीं है। जब से इलेक्शन जीते हैं तो दिल्ली में आकर उनको बंगला मिल गया है, दिल्ली में रहते हैं, परिवार को वहां शिफ्ट कर लिया है, पब्लिक से वहां पे कोई इनका कोई ऑफिस नहीं है जिससे लोगों को समस्या का समाधान किया जाए। तो ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट कर रही है बीजेपी। उसके हिसाब से देखे वो अच्छा, बीजेपी के पास क्या है? उनके पास मजबूत कैडर है, आरएसएस का बैकअप है, दिल्ली की मजबूत सरकार है, प्रदेश की मजबूत सरकार है, उन्हें जीतने के लिए उनके पास काफी कुछ है, अच्छा खासा उनका मोमेंटम बना हुआ है। तो वो जानते हैं कि मोदी और योगी के नाम पे किसी को भी लड़ाएंगे, तो अगर हम क्लासिफिकेशन को ठीक से लगा देंगे हमने, तो हम चुनाव जीत लेंगे। तो उन्हें उसकी टेंशन नहीं है कि हमें कहा, तो आराम से वो काफी सारे सिटिंग टिकट काट सकते हैं। जी, ये जो आपने आखिरी में बात कही ना, ये महत्वपूर्ण है कि उनके लिए जो मैटर करता है अपार्ट फ्रॉम मोदी एंड योगी फैक्टर, वो ये है कि कास्ट कॉम्बिनेशन दुरुस्त रहे, कि ईबीसी से कौन लड़ रहा है, ओबीसी से कौन लड़ रहा है, महादलित से कौन है, दलित से कौन है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन उनको देना है कि प्रदेश में ये एक सीट है साहब की। अगर हमें कठेरिया समाज से एक को लड़ाना है, जाटो समाज से 3 सीटों को लड़ाना है, ब्राह्मण समाज से 2, वो एक दुरुस्त रहे। उसमें ये हो सकता है कि एक आध सीट इधर से उधर कर दी जाए, तो वो चिन्हित सी हैं सीटें। जैसे मैं बुंदेलखंड जिस एरिया से आता हूँ वहाँ बताऊँ, 2014 में भैरव मिश्रा को लड़ाया और सांसद बने वो बांदा से, तब उमा भारती सांसद बनी हमीरपुर से, उरई जालौन की सुरक्षित सीट से बने भानु वर्मा, उमा भारती बनी झांसी से, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह और भानु वर्मा उरई जालौन से, 4 सीटें हो गई। अब 19 आते आते क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब बैद्यनाथ वाले अनुराग शर्मा को लड़ाना है झांसी से। तो अब जब झांसी में ब्राह्मण आ गया तो बांदा का ब्राह्मण निपट गया, और वहां पे आर.के. पटेल, जिनको प्रकाश द्विवेदी बीजेपी के चर्चित विधायक हैं, वो लेके आए थे पार्टी में और विधायक की लड़वाई थी, तो आर.के. पटेल को वहां किया गया कि भाई एक ओबीसी कैंडिडेट देना है, चाहे वो लोधी समाज से दिया जाए या फिर वो कुर्मी समाज से दिया जाए। तो इस तरह की इक्वेशन है, तो एक सीट पे इक्वेशन बदलती है तो वो दूसरी बदल जाती है। ये बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि राजनाथ जी के अलावा बाकी किसी का भी टिकट तय नहीं है, तो इसमें ये जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनके भी टिकट खतरे में माने जाएं, पंकज चौधरी से लेके महेंद्र पांडे से लेके ये सारे लोग? नहीं, पंकज चौधरी का ये तो मैं नहीं कहूंगा, कि उनका तो मुझे जो पता लगा कि काफी मजबूत स्थिति में है, उनका ठीक चल रहा है वहाँ पे। प्रधानमंत्री घर भी हुआ है और उनके समर्थकों ने सीएम के लिए उनका नाम भी चला दिया। महेंद्र पांडे जी की बात कर रहे हो? महेंद्र सिंह नहीं, महेंद्र पांडे जी की बात। महेंद्र पांडे जी, महेंद्र पांडे चंदौली। जी जी, हाँ, उनका एज फैक्टर है, और आप देखिए तो काफी उनकी मतलब पब्लिक में एक्टिविटी प्रेजेंस बहुत कम है इस समय, तो वो एक हो सकते हैं। इसके अलावा मंत्रियों में और हाँ, आपके पश्चिम से एक है, मैं नाम पता नहीं लेना ठीक होगा कि नहीं होगा, अभी पश्चिम के बड़े बड़बोले काफी बोलने वाले हैं और एक्टिव है, तो उनका भी टिकट कर सकता है।
उनकी छवि को लेके पार्टी काफी संदेह में है। तो ऐसे कई हैं। अरे नाम तो बता दीजिए, ये नेता नगरी है। अच्छा, संजीव बालियान जी। जी, मतलब मैं समझ गया था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा, हाँ, संजीव बालियान के टिकट पर संकट है, ये कई लोगों ने कहा। जी, पार्टी के इंटरनल जो लोगों ने जो फीडबैक लेते रहते हैं, ये पार्टी के लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया कि हालांकि उन्होंने लिस्ट बना रखी है, मुझे इस समय पूरे याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ दिन पहले लिखा भी था कौन कौन सी सीट्स है जहां पे चेंज होने वाला है। अच्छा, कई लोगों ने यह भी कहा कि जो 22 में विधायकी हारे हैं, ऐसे कुछ लोगों को भी लोकसभा में मौका मिल सकता है, जैसे ये राणा हैं, थाना भवन वाले, इनको लड़वाया जा सकता है। सिद्धार्थनगर में सतीश द्विवेदी हैं, इस तरह की भी कोई संभावना है क्या? बीजेपी में एक ये गुण है कि इन्हें सामाजिक समीकरण के हिसाब से उन्हें जो एक जमीनी कार्यकर्ता भी होता है, इन्हें वार्ड का एक पार्षद भी लगता है कि ये हमारे स्पेशल स्टेट बैठ रहा है, इससे चुनाव निकल सकता है, तो उसको उठा के बैठा दें, वो उसे किसी भी पद पे बैठा सकते हैं लोकसभा। तो ये पॉसिबल है बीजेपी में, आपने जिनका नाम दिया वो हो सकता है, उनको लाया जाए, क्योंकि उन्हें लड़ना है मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, केंद्रीय सरकार की योजनाओं के नाम पे। उन्हें अपने पर्सनल रेपुटेशन तो बस नहीं है कि हमारी जो जाति है, हमारी जो सोसाइटी कम्युनिटी है, हमें उसके वोट्स का एक बड़ा चंक अपने साथ लेके आना है। हम कंटेस्ट करेंगे तो वो कमेटी हमारे साथ लगेगी, उसे पता है कि हम रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट है तो हमारे साथ रहेगी, तो उसका फायदा होगा, क्षेत्र में विकास होगा।